दोस्तों आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के ऑफिशियल मॉडल पेपर सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ये मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है आज के डेट में। तो इसके संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का जो है हम लोग आंसर की जाने वाले हैं। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर की जान चुके हैं। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अगर सोल्यूशन नहीं देखे होंगे तो उसे आप जरूर ही देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल ही राइट आंसर के साथ आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन ए में आएंगे। सेक्शन ए में 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 35 प्रश्नों का ही आंसर देना है और इसमें हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर की जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा पहले सिलेबस था वैसा ही आज के डेट में ही सिलेबस दिया गया है, यानी कि न्यू पैटर्न में कुछ भी नहीं है। यानी कि जो पहले परीक्षा होता था वैसे ही अभी भी परीक्षा होगा, यानी कि 70 में 35 प्रश्नों का ही आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रश्न भी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। तो यहाँ पे अदरक है, केला है, डहलिया है या ब्रायोफिलम है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि किस पौधे के पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। तो ब्रायोफिलम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है अगुणित जीव जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है। सही प्रश्न को बहुत ही आसानी से कवर करेंगे कि इनमें से कौन असत्य कथन पूछा गया है। तो हाइड्रा में मुकुलन बनता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे फोर्थ प्रश्न है कि काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांडाय को क्या कहते हैं। चलो जो स्पर्म भ्रूणपोष या स्यूडो भ्रूणकोष या भ्रूणपोष। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांडाय को क्या कहते हैं। तो इसे हम परिभ्रूणपोष कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है। एपीकार्प, बीज, फल भित्ति या मीजोकार्प। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है। तो यहाँ पे 5वां प्रश्न का राइट आंसर होगा फल भित्ति जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पेरिकार्प जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे ही हम लोग असंग जनन कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए सभी प्रश्न को जल्दी से कवर कर लेते हैं। और यहाँ प्रश्न की परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि भित्ति स्पोरोपोलिन बाह्य कचोल होता है, कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न एनसीईआरटी से ही सीधे तौर पे ये पूछ लिया गया है दोस्तों। ठीक है, एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी जो है कम समय में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, मेन टॉपिक पढ़ लीजिएगा दोस्तों एनसीईआरटी से। वैसे हम पढ़ाई देंगे दोस्तों, बस आप सीधा से अंत तक बने रहेगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित नहीं है। तो कौन सी कोशिका जो है अगुणित नहीं है। तो यहाँ पे शुक्राणु कोशिका जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का श्रवण करता है। यहाँ पे 9वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिचेतक जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अनुत्सर्ग होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अनुत्सर्ग होता है। तो यहाँ पे 10वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 11वां प्रश्न है कि सामान्य गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भाशय के किस माह में देखा जा सकता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भाशय की किस माह में देखा जा सकता है। तो 5वां जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का प्रयोग होता है। नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी, बंधीकरण या चिकित्सीय संगर्भता समापन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का प्रयोग होता है। तो नसबंदी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचालित रोग पूर्णतया उपचार योग्य है। हेपेटाइटिस बी, एड्स से हर्पिस या सिफिलिस। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि यौन संचालित रोग पूर्णतया उपचार योग्य है। तो 13वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सिफिलिस जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जोड़ कीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हो तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यह सेशन है। और युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहते हैं। IVF, IT या ZITF और यहाँ पे है IOT। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपियन नलिकाओं के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग ZIET कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि मेंडल द्वारा संपादित एकल संकरण क्रॉस F2 जीनोटाइप होता है। देख, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। तो यहाँ पे फिनोटाइप पे क्या होता है, एकल के लिए पूछेगा 3:1 होता है। ये अगर द्विसंकर के लिए पूछेगा तो ये
9:3:3:1 होता है, लेकिन यहाँ पे F2 जीरो टाइप पूछा गया तो 1:2:1 होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन कथन फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है। तो यहाँ पे 16 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कौन जो है असत्य है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिनाइल एलेनिन फिनाइल पायरुवेट की उच्च सांद्रता जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों के अग्रसारित होती है जिन्हें उन्होंने क्या कहा। तो यहाँ पे 17 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है यानी कि कारक, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें XO नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रिया विधि है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, XO नर प्रकार के लिंग निर्धारण की क्रिया विधि है। तो यहाँ पे 18 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टीडा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यहाँ प्रश्न है कि डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है। तो यहाँ पे 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 19वां प्रश्न का डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड के श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है। तो यहाँ पे 19वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है शर्करा फास्फेट, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर फॉर दिस। एनसी या ईआरटी जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वैसे जो है जो आने वाली जो सेशन होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण करवाने वाला है। बस आप इस चैनल को अधिक से अधिक जो है शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन अब आने वाली है दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। A to Z क्वेश्चन जो है यहीं से ही मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, सेम टू सेम। और यहाँ पे सेंट्रल डोगमा यानी कि मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है नहीं है। कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है, यहाँ पे बताना है कि न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह सत्य नहीं है। तो यहाँ पे सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर जो ए है यानी कि नॉन हिस्टोन, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है, अगर जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न देखिए कि रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया है। तो यहाँ पे 22वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एबेरी मैक्लियोड और मैककार्टी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 23वां प्रश्न के निम्नलिखित कथनों में से आरएनए के बारे में गलत कथन कौन है। तो आरएनए के बारे में गलत कथन यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2H समूह की उपस्थिति में आरएनए को स्थायित्व देता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि डीएनए प्रकृति में एक लड़ी का असंतत प्रकृति यानी प्रतिकृति होता है जिसके खंडों को कौन जोड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, खंडों को कौन जोड़ता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 24 का ये तो डीएनए लाइगेज ही जोड़ता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, चारों ऑप्शन को आप सही से देख सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो 25वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषमांगी केंद्रीय आरएनए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि दमनकारी प्रोटीन लेक ओपरन में कहाँ बंधता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि दमनकारी प्रोटीन लेक ओपरन में कहाँ बंधता है। तो यहाँ पे 26वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रचालक के स्थल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समजातीय संरचना किस प्रकार का विकास दिखाती है, अपसारी, अभिसारी, समांतर या साल्टेटरी। तो यहाँ पे 27वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि समजातीय संरचना किस प्रकार का विकास दिखाती है। तो 27वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये अपसारी दिखाती है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समष्टि में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन समष्टि में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है। तो यहाँ पे 28वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग 29वां प्रश्न के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रश्नोत्तर भी हर साल पूछा जाता है कि कौन जो है प्रारंभिक कूट है। तो प्रारंभिक कूट कौन सा हो जाएगा, तो ये AUG हो जाता है, UUG जो है ये समापन कूट होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है। तो यहाँ पे जीवाणु द्वारा कौन होता है, तो यहाँ पे टाइफाइड जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टाइफाइड जो है साल्मोनेला नामक टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है, याद रखें बैक्टीरिया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेशन अगर अच्छी लगे लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए जुड़ते जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन RNA दूत RNA का पूर्ववर्ती है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा 31वां प्रश्न का, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA प्रेस्क्यूसर ऑफ मैसेंजर ऑफ RNA। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषमांगी केंद्रीय RNA होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों यहाँ पे 32वां प्रश्न को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग सीड डज नॉट फोगोसाइटोस पैथोजेंस, यानी निम्नलिखित में से कौन से कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे 32वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी RBC, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रेड बड़ा से डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 33वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है कि निम्नलिखित में से प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन है। प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो ये तो प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु एवं 2 दीर्घ श्रृंखलाएं होती है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन पौधा मार्फिन का स्रोत है। तो मार्फिन का स्रोत इनमें से कौन सा पौधा हो जाएगा। तो यहाँ पे 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है पौधा मार्फिन का स्रोत है। तो यहाँ पे 34वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है पेफेबर सेमनिफेरम, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणु है, मलेरिया, एड्स, टाइफाइड और यहाँ पे न्यूमोनिया है। तो यहाँ पे 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणु है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये मलेरिया हो जाएगा, जीवाणु संक्रामक रूप जीवाणुज है। तो यहाँ पे संक्रामक रूप यहाँ पे मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइफाइड नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। टाइफाइड जो है जीवाणु के कारण होता है, लेकिन यहाँ का संक्रामक रूप जीवाणुज है, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न की निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग स्विस चीज तैयार में होता है, स्विस चीज। तो यहाँ पे प्रोपियोबैक्टीरियम शर्मानाई जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजीवी यानी एंटीबायोटिक है। यहाँ पे चारों ऑप्शन को देख सकते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रस्ट चेन, हार्वर्ड फ्लोरी पास्चर या रॉबर्ट कोच। तो किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजीवी एंटीबायोटिक है। तो 37वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकोप यानी कि निरोप का अस्वीकृत करता है। तो यहाँ पे 38वां प्रश्न का राइट आंसर आ जाना चाहिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोप यानी कि निरोप का अस्वीकृत करता है। तो 38वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये कोशिका माध्यिका प्रतिरक्षा अनुक्रिया जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि एटलस 66 यानी कि 66 का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है। गेहूं, चावल, धान, यानी कि यहाँ पे एटलस 66 का जो है संबंध ये गेहूं से होता है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि एक ही नस्ल से अधिक निकटस्थ सदस्य से में 4 से 6 पीढ़ी का संगम होना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे 40वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यह अंतः प्रजनन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न के डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं। तो इस पर जो आवेश होते हैं निगेटिव होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट प्रश्न ये छालन क्या है। देखिए छालन जो होता है एक रोज जेल के टुकड़े से डीएनए के खंड को निकालना होता है, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूटिलाइज इंट्रोड्यूस डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ एंडोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे डी किस प्रक्रिया से डीएनए खंडों के जीवाणु में प्रवेश करते हैं यानी कि कराते हैं। तो यहाँ पे 43 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये रूपांतरण जो है इस प्रश्न का ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 44 प्रश्न यहाँ पे देखेंगे ये सभी एनसीईआरटी प्रश्न से ही पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। यानी कि बुक थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका 35 से 35 कोई नहीं रुक सकता है। वैसे हम बुक पढ़ाएंगे ही, एनसीईआरटी ही बुक हम कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी होगा वो सभी को कवर कर लेंगे दोस्तों। बस आप निश्चिंत रहिए, इस चैनल पर बस आप थोड़ा सा बिलीव करने का प्रयास कीजिएगा। ए टू जेड आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, यानी कि 35 से 35 आपका जरूर ही आएगा दोस्तों, ठीक है बस से, ठीक है। और यहाँ पे 44 प्रश्न है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाता है। तो 44 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजन धन्यायन से संसाधित करना होता है। ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 45 प्रश्न है कि डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेप हेतु क्या मिलाते हैं। तो यहाँ पे 45 प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं। तो यहाँ पे 45 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये इसका इथेनॉल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे है कि बीपीआर 332 में प्रतिबंधित स्थल बीए में H1 कहाँ होता है। यहाँ पे 46 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बीपीआर 322 में प्रतिबंधित स्थल BAM H1 कहाँ होता है। तो यहाँ पे 46 प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन होता है, लेकिन जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बीपीआर 322 में वारण योग्य चिन्हक है। तो यहाँ पे 47 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये
TETR जीन और MPR जीन दोनों होता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता PCR में नहीं होती है। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता जो है PCR में नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का, ये प्राइमर्स जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास में मुकुलन कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे 49वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि कपास में मुकुलन कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्राई IAC और 2AB जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 50वां प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित है। अल्फा लैक्टोब्यूलिन, ह्यूमुलिन, ग्लाइकोप्रोटीन्स और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 50वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, जो भी दोस्तों यहाँ पे ए के साथ जाएगा अल्फा लैक्टोब्यूलिन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि गोल्डन चावल निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है। तो हम बहुत बार बताते हैं गोल्डन चावल में जो है तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है, याद रखेगा। और यहाँ पे धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है, CH4, याद रखेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन GM पौधे का लाभ नहीं है। तो GM पौधे का लाभ नहीं है। तो 52वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कायक संकरण का आसान बनना, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आइए दोस्तों 53वां प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है, तो मलेरिया जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 54वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में पर 1977 में एक अमेरिकी कंपनी में एकस सेवा अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पे 54वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बासमती और अर्धबौनी किस्म, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को देख लेते हैं कि यहाँ ये प्रश्न उत्तर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन आनुवंशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य है। तो 55वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन कथन आनुवंशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य है। तो ये तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। श्रृंखला ए और बी को बी हाइड्रोजन बंधनों से जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया जाता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 56वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से MS स्वामीनाथन का नाम जो है। MS स्वामीनाथन कब हुआ था, तो ये हरित क्रांति का हुआ था 1967-68 में, ये हरित क्रांति हुआ था। MS स्वामीनाथन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर। नॉर्मल बोला को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है विश्व में। अब भारत में क्या आता है, MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मुख्य जीवोम लेकिन बायोम में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे 57वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य जीवों में शामिल नहीं है। तो 57वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा घास स्थल जो है इस प्रश्न का, ग्रासलैंड जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे 58वां प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं कि जीव जो तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 58वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जीव जो तापमान में व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो 58वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इसे पृथुतापी कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 59वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समष्टि जनसंख्या का गुण नहीं है। लिंग अनुपात, समष्टि घनत्व, जन्मदर या ऊर्जा प्रवाह का निम्नलिखित में से कौन समष्टि या जनसंख्या का गुण नहीं है। तो 59वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा प्रवाह, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है और यहाँ पे प्रश्न है कि 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में तबाही मचा दी थी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 का, ये होता है ऑप्शन नंबर ए, नागफनी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि स्पर्धी अपवर्जन नियम किन्होंने प्रतिपादित किया। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि स्पर्धी अपवर्जन नियम किन्होंने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है 61 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गॉस जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गॉस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महोपकारिता का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि कौन जो है महोपकारिता का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप सही से देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 62 का, ये होता है ऑप्शन नंबर ए, बगुला और चारण पशु जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर डिस्कशन। चलिए दोस्तों यहाँ पे 30वां प्रश्न को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस पक्षी में अंड परजीविता दिखाई देती है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस पक्षी में अंड परजीविता दिखती है। तो यहाँ पे 63वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है कथन असत्य है। तो यहाँ पे 64वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कौन सी कथन जो है असत्य है। तो यहाँ पे ऊर्जा की प्रवाह प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल गलत बात है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पे 65वां प्रश्न है कि भारत में आम की कितने किस्में पाई जाती है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ मैंगोज आर फाउंड इन इंडिया। तो 1000 से अधिक इसमें भारत में आमों की प्रजातियां पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसके बाद जो भी सेशन आएंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, यानी कि एनसीईआरटी से रिलेटेड होगी, एनसीईआरटी से रिलेटेड होगी, क्योंकि ये मॉडल पेपर से को देखकर पता चल रहा है कि बोर्ड एग्जाम में जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो इसलिए जो है आप सभी अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, और जो है और सब्सक्राइब नहीं किए होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। धाकर तैयारी जो है तरीके से करवाएंगे दोस्तों, बस आप सीधा से इस चैनल पर विश्वास कर लीजिए, A to Z आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 66वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 7 मिलियन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि टिलमैन के प्रयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि टिलमैन्स एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पता है टिलमैन के प्रयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यहाँ पे 67वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातीय विविधता का पारितंत्र महत्व से, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या है। तो स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य जो कारण है वह है उसका अति दोहन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 69वां प्रश्न है 69वां प्रश्न है कि उत्प्रेरक परिवर्तक में निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं लगा होता है। तो यहाँ पे 69वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा 69। तो यहाँ पे उत्प्रेरक में निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं लगा होता है। तो 69वां प्रश्न का राइट आंसर पोलोनियम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कथन कीटनाशक या पीड़कनाशी के प्रयोग के बारे में असत्य है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 70 का, ये अक्षय जीवन जो है हानि नहीं है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, उसका भी हम लोग सोल्यूशन करवा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आप वीडियो के अंदर जाएंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर सोल्यूशन इसका ही, तो नहीं देखेंगे तो जरूर ही देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को बता दें कि इस चैनल पर जो है एनसीईआरटी बेस जो है अब करवाई जाएगी दोस्तों, क्योंकि मॉडल पेपर को देखते हुए लग रहा है कि जो बोर्ड एग्जाम होगा असली, लेकिन फाइनल जो एग्जाम होगा उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। मॉडल पेपर को देखकर यही लग रहा है। तो आप सभी अधिक से अधिक इस चैनल के बारे में अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी बताने का प्रयास कीजिएगा और शेयर जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। अब जो जितने भी वीडियो आएगी वो एनसीईआरटी बेस ही आएगी दोस्तों, इसलिए जो है आप सभी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी कहता है दोस्तों।